कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अर्थात चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बिल्डिंग इज द की वर्ड। इससे पहले हमने राजनीति विज्ञान में जितने भी अध्याय पढ़े उनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से था, चाहे वो अमेरिकी वर्चस्व हो, चाहे समकालीन एशिया हो, शीत युद्ध हो, आदि आदि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। ये सारे जो विषय थे ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इनका ताल्लुकात था, इनका संबंध था। और भारत उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मात्र एक हिस्सा था। तो हमारा अध्ययन पिछले अध्यायों में जो हुआ उसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका पर हमने जाना। खंड ब जो राजनीति विज्ञान का दूसरा भाग है, इसमें हम देश की राजनीति, देश की अंदरूनी राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत विभिन्न अध्याय हैं। तो इसमें जो एक अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और ये सारे अध्याय स्वतंत्र भारत से संबंधित हैं। अर्थात 1947 के पहले की जो राजनीति थी इसका हमारे इस अध्ययन से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, पृष्ठभूमि के नाते हमें ज़रूर कुछ बातें पुरानी बार बार समझनी होंगी, दोहराई जाएंगी, लेकिन वो मात्र पृष्ठभूमि के लिए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस विषय पर। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र से हमारा अभिप्राय क्या है, राष्ट्र के मायने क्या है हमारे लिए, राष्ट्र से हमारा क्या सरोकार है, हम क्या समझते हैं। आगे हम इस अध्याय में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको जानने से पहले हम जान लें राष्ट्र क्या है आखिर। राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार रखे हैं। एक इतिहासकार राष्ट्रों के विकास की बात करते हैं, यानी राष्ट्र निर्माण की यदि चर्चा होती है तो उसमें राष्ट्र के विकास की चर्चा होती है। निर्माण और विकास ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक मकान का मैं निर्माण करता हूँ और उसके बाद उसका विकास करता हूँ, बाद में कुछ और सुधार करता हूँ, कुछ और जोड़ता तोड़ता हूँ, वो विकास है। लेकिन प्रारंभ में उसका निर्माण होता है। तो फिर भी उसके बावजूद भी कुछ विद्वानों ने निर्माण और विकास को एक दूसरे से जोड़ दिया है। राष्ट्र विकास की यदि बात करें तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा ग्रोथ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का विकास। यानी राष्ट्र कैसे बने, विभिन्न राष्ट्र कैसे बने, इसका हम अध्ययन करेंगे। जबकि एक अन्य जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार राष्ट्र निर्माण का अर्थ है नेशन बिल्डिंग। क्या है? नेशन बिल्डिंग। बिल्ड करना, बनाना, निर्मित करना। तीसरा दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण है, और समाजवादी दृष्टिकोण में राष्ट्र विकास की बात ज़्यादा है, राष्ट्रों की विकास नहीं, राष्ट्र विकास। और राष्ट्र विकास का अंग्रेजी अनुवाद शायद आपको इस बात को और स्पष्ट कर देगा। राष्ट्र विकास से तात्पर्य है नेशन डेवलपमेंट। तो आपके सामने तीन शब्द आ गए हैं। पहला ग्रोथ ऑफ नेशंस, दूसरा नेशन बिल्डिंग, और तीसरा नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा समाजशास्त्रियों का कहना है, ऐसा सामाजिक राजनीतिज्ञों का कहना है, राजनीतिक
विचारकों का कहना है, राजनीतिज्ञों नहीं, राजनीतिक विचारक, सामाजिक राजनीतिक विचारकों का कहना है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है सामाजिक प्रक्रिया से? सामाजिक प्रक्रिया के मायने हैं कि उसके अंदर रहने वाले जो समूह हैं, विभिन्न समूह, इनमें एक तरीके की चेतना का जागरण करना, एक तरीके की चेतना को बढ़ाना, यानी इसका संबंध भावनाओं से है। और वो चेतना जो है वह कहलाती राष्ट्रीय चेतना, और ऐसा राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाते हुए एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना। तो ये सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा राजनीतिक सामाजिक विचारकों का मानना है, और इसी के फलस्वरूप राष्ट्र का निर्माण होता है। अर्थात भावनाओं का, चैतन्यता का, राष्ट्र के प्रति चैतन्यता का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भूमिका है। डेविड विल्सन जो एक राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण का अभिप्राय ऐसी सामाजिक प्रक्रिया या प्रक्रियाएं हैं। इस शब्द को मैं बारंबार जोर दे रहा हूं कि इसका अर्थ समाज से है, सामाजिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरती है। एक प्रक्रिया है, इट्स ए प्रोसेस, और राष्ट्रीय चेतना को उभरती है, और ये लोग फिर संगठित होते हैं सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से, फिर राजनैतिक स्वायत्तता पाते हैं। और इस राजनैतिक स्वायत्तता के मायने हैं कि एक राष्ट्र बनता है जो उनका स्वयं का राष्ट्र हो, स्वायत्तता हो। तो प्रक्रिया जो शुरू होती है वो समाज से होती है, सामाजिक चेतना की प्रक्रिया है राष्ट्र के प्रति। दूसरे विचारक हैं W.S. ड्यूश। ये इनके अनुसार राष्ट्र निर्माण की जो धारणा है वो एक बड़ी स्वैच्छिक धारणा है, लादी नहीं जा सकती। राष्ट्र निर्माण की जो बात होती है या राष्ट्र निर्माण की जो भावना, धारणा है, फीलिंग है, वो स्वैच्छिक है, लादी नहीं जा सकती, और इसके साथ ही यांत्रिक भी है, यानी मैकेनिकल है। सतत रूप से मशीन की तरह वो आगे बढ़ती रहती है, भावना पनपती रहती है। यांत्रिक है, स्वैच्छिक है, और अंत में उनका कहना है निर्माणात्मक है, निर्माण करती है। इसका जो लक्ष्य होता है वह होता है किसी चीज का निर्माण करना, और वो किसी चीज से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय भावना से। तो इस प्रकार ड्यूश इन तीन बातों को जोड़ते हैं अपनी परिभाषा में, राष्ट्र निर्माण की परिभाषा देते हुए, और उसमें स्वैच्छिक, निर्माणात्मक और यांत्रिक धारणा की बात करते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक मकान को बनाते समय हम लकड़ी, ईंट और मसाले, उसके विभिन्न नमूने, उसकी स्पीड बनाने की, धीमी हो या तीव्र हो, उसके जो विभिन्न अवयव हैं मकान बनाने के लिए, जो विभिन्न औजार हैं, विभिन्न तत्व हैं, उनके बीच में क्रमबद्धवार जोड़, ये सब एक निश्चित योजना के तहत होता है। और ऐसा करते हुए मकान निर्माण करने वाला उस हद तक स्वतंत्र है कि वह किस डिज़ाइन का, किस आकार का, किस प्रकार का मकान बनाए। तो उसमें स्वतंत्रता भी निहित रहती है, थोड़ा स्वतंत्र रहता है। निर्माण का जो चयन करता है, इच्छा जो बताता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार करता है। उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न प्रकार की सामग्री से, धीमे या तेज, विभिन्न स्तरों पर, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे को जोड़ने की प्रक्रिया है। और ये स्वतंत्र प्रक्रिया है, लादी नहीं जा सकती, थोपी नहीं जा सकती। ये ड्यूश की परिभाषा थी। तो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास और राष्ट्रों का विकास, इस पे हम काफ़ी कुछ इनमें अंतर समझ गए। अब हम भारत की ओर थोड़ा मुड़ते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ
15 अगस्त 1947 को। उससे पहले भारत, हम सब जानते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश था, उसकी एक कॉलोनी थी, उसका गुलाम था और गुलामी से मुक्ति पाने के लिए लगभग 200 वर्ष तक लंबा एक आंदोलन चला। यदि 200 वर्ष नहीं तो 100 वर्ष तो चला, सन 1857 के आसपास से प्रारंभ होकर 1947 तक। तो एक लंबा दौर स्वतंत्रता का चला, उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए, अंग्रेजी सत्ता से, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से। और इस लंबे संघर्ष के उपरांत भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस आज़ादी के साथ हमें एक बहुत विशिष्ट दौर से गुजरना पड़ा और वह था विभाजन का दौर। भारत के साथ ये बड़ा एक दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता और विभाजन देश का, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चली। विभाजन की पीड़ा ने हमारी स्वतंत्रता के आनंद को निश्चित रूप से बहुत कम कर दिया, लेकिन सच्चाई तो है कि हमें इस विभाजन की पीड़ा से उस काल में गुजरना पड़ा। ये विभाजन जो है ये क्यों हुआ, इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है जो अन्य अध्यायों में हमने पढ़ा है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अध्यायों में, महात्मा गांधी से जुड़े हुए अध्यायों में। लेकिन इतना हम जान लें कि अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चाल इसके पीछे एक कारण थी। कूटनीतिक चाल से अर्थ ये है, डिप्लोमेटिक तरीके से वे सतत रूप से प्रयासरत थे कि भारत का बंटवारा हो, और भारत के बंटवारे की ओर उतना उनका नहीं था जितना भारत के लोगों में भारत में रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बंटवारा हो जाए, एक दूसरे के प्रति एक तरीके से कहना चाहिए कड़ुआहट पैदा हो जाए। तो इस प्रकार कूटनीतिक चाल के जरिए अंग्रेज़ों ने भारत को दो भागों में बांटकर एक तरीके से लोगों के दिलों को बांट दिया, और दिल को बांटने का परिणाम ही था कि अंततः दो नेशन, दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अब जब ये विभाजन होता है तो उसके साथ साथ पलायन भी होता है। दो भागों में ये विभाजन हुआ तो उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान जो दो टुकड़े थे, जो दो भाग बने, उसमें रहने वाले लोगों का पलायन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हुआ। भागम भाग, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत की ओर आ रहे थे, भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, जिसके कई कारण थे। निचोड़ ये कि भारी मात्रा में विभाजन का परिणाम पलायन, और पलायन के दौरान बड़ी हिंसात्मक घटनाएं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई, और जो धर्मनिरपेक्षता की जो जड़ थी भारत में, क्योंकि भारत ने अपने को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पेश करने का प्रयास किया सतत रूप से, उसको बहुत ठेस पहुंची। सच्चाई तो है कि धर्मनिरपेक्षता के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। देश के बंटवारे के कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन किए और बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। पलायन करना यानी भागना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और विस्थापन यानी कहीं पर जाकर किसी नई जगह पे जाना और वहाँ पे बसना। तो जाना एक प्रक्रिया चल रही थी, लाखों लोगों का जाना, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र और इस क्षेत्र से इस क्षेत्र, और पूरे देश में यहाँ वहाँ से नई नई जगहों में जाना, जिसके बहुत से कारण थे। धार्मिक कारण मुख्य था, और उसके बाद वहाँ जाके बसने की समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इस दौरान जो हिंसा हुई, इस दौरान जो अत्याचार हुए, जो बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई, वो अपने तय अलग कहानी है। आज़ाद भारत के सामने 1947 में इस प्रकार हम देखते हैं, विस्थापितों का पुनर्निर्वास एक बहुत बड़ी समस्या थी, और उसका समाधान करना अत्यावश्यक था, क्योंकि ये संख्या जो थी लोगों के जाने आने की, पलायन की, ये लाखों में थी। ये संख्या जो थी ये लाखों में थी, और इतनी बड़ी संख्या में जब पलायन होता है
और वो यहाँ वहाँ जाके बसने की कोशिश करते हैं, तो सुनिश्चित किया जाना पड़ता है कि उनकी बसाहट ठीक तरीके से हो, किसी तरह की महामारी का कारण ना बने, किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना बने, आदि आदि। तो इस प्रकार विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या सबसे बड़ी जरूरत थी। ये तो हो गई एक। दूसरी समस्या राजवाड़ों की थी। राजवाड़े आपको मालूम होगा, मैंने बताया था पूर्व के अध्यायों में कि लगभग 500-600 के आसपास भारत में राजवाड़े थे। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य कहना चाहिए, छोटे छोटे राज्य। छत्तीसगढ़ में स्वयं 36 राज्य थे। इस प्रकार पूरे देश में लगभग 600 के आसपास थे जो राजवाड़े कहलाते थे। और इन राजवाड़ों को कहाँ शामिल होना है, इसकी स्वतंत्रता अंग्रेजों ने दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि राजवाड़ों को किस प्रकार मनाया जाए कि वे भारतीय संघ में शामिल हों। अन्यथा बहुत से राजवाड़े स्वतंत्र होने की बात कर रहे थे, स्वतंत्र ही रहने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में शामिल होने की बात कर रहे थे। कई राजवाड़े कुछ निर्णय ना ले पाने की स्थिति में थे। कई तरह की समस्याएं थीं। तो किस राज्य में, किस देश में शामिल होना है, किस राष्ट्र में शामिल होना है, ये एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी और भारत के लिए बहुत अहम समस्या थी। इसी तारतम्य में आगे फिर भाषा को लेकर बहुत बड़ी समस्या आई। भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्माण हुआ, जो करीब 1956-58 तक चला, भाषा के आधार पर राज्यों का मराठी महाराष्ट्र, पंजाबी पंजाब, हिंदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, कोंकण कन्नड़ कर्नाटक की भाषा, तमिल तमिलनाडु की भाषा। तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, इसको लेकर बहुत आंदोलन भी हुआ। ये स्वतंत्रता के बाद और आज़ाद भारत को ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यदि हम चुनौतियों की बात करें तो इसमें भाषाई समस्या को लेकर उत्पन्न हुई चुनौती बहुत बड़ी समिति। तो इस अध्याय में हम राष्ट्र की चुनौतियों की बात करेंगे। What are the challenges that free India faced at the time of its freedom? अपनी स्वतंत्रता के समय भारत के सामने तत्कालीन समस्याएं क्या थीं और उसका किस तरीके से उसने समाधान निकाला, किस तरीके से उसको हल किया और सुनिश्चित किया कि भारत की सामने आई ये चुनौतियों को सही तरीके से निपटा जाए और एक राष्ट्र का निर्माण हो भारत के रूप में। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, राजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, ये जो मुद्दे हैं इस पर हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे अध्याय के मूल बिंदु ये हो गए, स्वतंत्र भारत की चुनौतियों के तहत ये हमारे विषय हैं इसके। और साथ ही इसमें हम इन विषयों पर बात करते हुए हम तत्कालीन भारत के जो सबसे बड़े नेता थे, जो प्रधानमंत्री बने, जिनके विचार देश की दिशा को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे थे और प्रधानमंत्री होने के नाते निश्चित रूप से उनके विचार सबसे अहम थे। तो थोड़ा हम ये भी जानेंगे कि इन बिंदुओं पर नेहरू की क्या सोच थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, क्योंकि उनके विचारों ने पुनर्स्थापन, राजवाड़ों की समस्या, उनके विलय को लेकर, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर, पुनर्वास की समस्या आदि पर उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव था, वो होना भी था। तो हमारे इस विषय के अध्ययन का केंद्र ये बिंदु रहेंगे। 14-15 अगस्त की रात 12 बजे देश स्वतंत्र होता है। रात को 12 बजे से स्वतंत्र भारत की घोषणा होती है या स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आता है। और ये जो अस्तित्व में आया, ये एक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित स्वतंत्रता अधिनियम के तहत
भारत देश अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसे पारित किसने किया था? ब्रिटिश संसद ने, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के ऊपर शासन था, तो उसी के पास ये अधिकार था कि वो भारत को स्वतंत्र घोषित करे। और ऐसा होने पर जो लंबे समय की जो दास्ता से भारत पीड़ित था, वो स्वतंत्र हुआ। 200 वर्ष की बात यदि हम करते हैं कि लगभग 200 वर्ष की दास्ता हमने अंग्रेजों के अंतर्गत गुजारी, तो वो 200 वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? आपको मालूम है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या पहली क्रांति भारत में जिसको हम कहते हैं, राजनीतिक क्रांति, वो हुई। अब ये क्रांति 1857 में हुई और भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो इतने वर्षों तक तो निश्चित रूप से हम गुलाम थे 1857 के बाद से। 1857 में भी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और ये अन्य पेशवा और जितने अन्य लोग थे, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय भी अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे, पर वह शासन थोड़े दूसरे ढंग का था। 1857 के पहले भी अंग्रेज थे और 1857 के बाद भी अंग्रेज ही रहे, लेकिन 1857 के बाद जहां ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, 1857 के पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन था जो संसद के अंतर्गत थी। ब्रिटिश कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये लगभग 1757 से शुरू होती है, यानी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जिसका जिक्र हम किसी और अध्याय में कर चुके हैं। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और तब से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष। तो इस प्रकार 1757 से लेकर 1947 तक के काल को हम कहते हैं लगभग 200 साल की ब्रिटिश गुलामी